हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग इसमें IBACIO ग्रेड 2 का इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग करने जा रहे हैं डिस्कशन नंबर 5। दैट मीन्स कि हम 4 डिस्कशंस ऑलरेडी कर चुके हैं और जो 4 डिस्कशंस कर चुके हैं वो किस डेट के थे? वो थे 18 फेब के 3 डिस्कशन और 19 फेब का एक डिस्कशन हम कर चुके हैं। 19 फेब का दूसरा डिस्कशन हम लोग आज करने जा रहे हैं, दूसरी शिफ्ट का। ठीक है, एक इसमें और बचेगा 19 में, उसके बाद हमारे पास 3 और बचेंगे। तो आज जब हम 5 कर लेंगे तो हमारे पास 4 पेपर और बचेंगे इसको करने के, फिर उसके बाद 4 दिन में आपका काम ये ख़त्म हो जाएगा। तो PDF आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, आई होप सो। और जो लोग हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हुए हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हम IBACIO ग्रेड 2 का पेपर पिछले 4 दिन से करा रहे हैं। इसके पहले ऐसा तो है नहीं कि आप लोग सारे एग्ज़ाम केवल IBACIO का ही देते हैं, 3 साल बाद एक बार आता है। आपने MTS भी डाला होगा, आप MTS, CGL, CHSL, स्टेनो और भी एग्ज़ाम देते होंगे। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमने 2021, 2021 के सारे नहीं हैं, 2022 के करीब करीब सारे हैं। 2022 का MTS, CGL, CHSL, स्टेनो सारा का सारा करवा रखा है डिस्कशन इसी चैनल पर। सब में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको अब जो भी एग्ज़ाम परसू करते हैं वो आप देख लीजिए। ठीक है, और सबके PDF भी टेलीग्राम चैनल पे हैं। आपको और कोई क्वेरी चाहिए होगी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या नंबर पे मेरे बात कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए। हम आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो ये रही बातें आपके इन्फॉर्मेशन की। और आगे बढ़ते हैं हम लोग और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया। क्या है ये? देखो, ये लिखा है कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसके लिए एक वर्ड बताओ, मतलब द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो इसमें से एक वर्ड किसके लिए लग सकता है? ठीक है, चलिए उसके लिए एक वर्ड लगाना है हमें। तो पहले स्टेटमेंट में देखें कि कह क्या रहे हैं, एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट। मतलब क्या हुआ? एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर जजमेंट लेने की क्षमता होती है, बहुत अच्छी जजमेंट। अच्छा जजमेंट लेने की क्षमता को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कहते हैं विवेक। एंड टेक क्विक डिसीजन, और वो जल्दी निर्णय लेता हो। मतलब आदमी के अंदर बहुत अच्छा विवेक, सही गलत का फैसला करने की क्षमता बहुत अच्छी होगी और तुरंत कर लेता होगा। तो इसको क्या कह सकते हो? इंट्यूशन का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंट्यूशन? तो इंट्यूशन का मतलब होता है ना सहज बोध। सहज बोध, तो आपको लग रहा होगा कि हिंदी कुछ ज़्यादा ही कठिन हो गई यार ना। सहज बोध अभी समझा दे रहा हूँ। सहज बोध क्या है? सहज बोध का मतलब ये होता है कि आपकी जो गट फीलिंग कहती है, गट फीलिंग समझ रहे हो? गट फीलिंग आपका मन कह रहा है। कभी कभी आप नहीं बोलते कि यार मेरा मन कह रहा है कि ऐसा होगा, तो वही है जो आपकी अंतरात्मा कहती है, वो इंट्यूशन है। ठीक है, आगे आ जाओ। परसेप्शन। तो परसेप्शन का मतलब क्या होता है? जो आपकी अनुभूति है। जैसे आप जानते हैं कभी बिजली का तार छू गया होगा जिसमें करंट बह रही होगी, बिजली का तार छू गया, झंझना गए होंगे, वो आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ कि करंट छूने पर कैसा लगता है, उसको परसेप्शन कहते हैं। कभी जल गए, कभी मिर्चा खा लिए, तो जो आप अपनी शरीर पर भोगते हो, ठीक है, वो जो अपनी शरीर से महसूस किए हो, वो परसेप्शन कहता है, उसको कहते हैं परसीव करना। एक्यूमेन का मतलब क्या होता है? एक्यूमेन वही चीज़ होती है जिसकी बात कर रहे थे, विवेक। मतलब सही निर्णय लेने की क्षमता, गलत सही में डिफरेंस कर पाने की क्षमता, उचित समय पर क्या काम करना चाहिए, ये जो क्षमता होती है, ये जो बुद्धि एबिलिटी होती है, उसको कहते हैं एक्यूमेन। और हमें इसी की तलाश थी। आपका आंसर थर्ड वाला होगा। इनेप्टनेस क्या होती है? अब ये भी समझ लो। इनेप्ट क्या होता है? जब कोई चीज़ बहुत ही कह सकते हो रिलेटेड नहीं होती है, मतलब एक तरह से कह सकते हो असंगत, बेमेल। अब ऐसे कह सकते हो ना, बेमेल कोई चीज़ होती है, वो इनेप्टनेस होती है। असंगत होता है, मैच नहीं कर रहा होता है उससे, वो इनेप्टनेस। अनुपयुक्तता कह सकते हो, अनअप्रोप्रिएटनेस कह सकते हो, अनसुटेबिलिटी कह सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आ गई। चलो दूसरे क्वेश्चन में आते हैं आपके और देखते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है हस्बैंड या वाइफ्स प्रोविजन फॉर अ स्पाउस आफ्टर सेपरेशन और डिवोर्स, जिसको आप मेंटेनेंस भी कहते हो। मतलब ये हुआ कि हस्बैंड वाइफ से तलाक ले ले या वाइफ हस्बैंड से तलाक ले ले, तो एक जिसने तलाक लिया है उसको दूसरा पक्ष
जो खर्चा बर्चा देता है सेपरेशन के बाद, अलग होने के बाद, तलाक के बाद जो मेंटेनेंस देते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गुजारा भत्ता। हिंदी में क्या कहते हो? गुजारा भत्ता। तलाक होने के बाद देते हैं ये लोग, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमनी कहते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में कहते हैं गुजारा भत्ता, तलाक होने के बाद जो मिलता है। आंसर तो आपका हो गया, ठीक है। तो बाकी जो वर्ड बचे हुए हैं चलो उनसे भी निपट लेते हैं। तो एक वर्ड दिया है रेमिटेशन। तो रेमिटेंस का क्या मतलब होता है? रेमिटेंस होता है जैसे आपने किसी को कहीं पैसा भेजा है, ठीक है। तो आपने किसी को कहीं पैसा भेजा है तो वो जो पैसा आपने भेजा है उसी को कहते हैं रेमिटेंस, या इसको कहते हैं प्रेषित धनराशि। हिंदी कुछ ज़्यादा ही नहीं स्टैंडर्ड हो गई। प्रेषित धनराशि मतलब आप दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो? सेंट अमाउंट। सेंट अमाउंट का मतलब जो पैसा आपने किसी को भेजा वो हो गया रेमिटेंस। एलिमनी क्या होगा? गुजारा भत्ता, तलाक के बाद हस्बैंड या वाइफ जो एक दूसरे को देते हैं। जिसने तलाक लिया होगा वही देगा, जिसको तलाक देंगे वो पाएगा। पैट्रीमनी, पैट्री मतलब होता है पैतृक। तो पैट्रीमनी क्या होता है? पिता से, दादा से जो हमको ज़मीन जायदाद संपत्ति मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विरासत कहते हैं, या इसको आप कहते हैं पैतृक संपत्ति, तो उसको पैट्रीमनी कहते हैं। और प्रोविजन का मतलब क्या होता है? एक तो प्रोविजन मतलब होता है प्रावधान। तो जैसे हम कहते हैं कि संविधान में इस तरह का प्रोविजन है, संविधान में इस तरह का प्रावधान है, एक तो प्रावधान हो गया। दूसरा होता है रसद। रसद जानते हो? कोई आदमी घर का मालिक अपने घर के लिए, परिवार के लिए कमा के जो दाल चावल आटा गेहूँ ये सब लेके आता है उसको कहते हैं रसद, या उसी को कहते हैं प्रोविज़न, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये चारों वर्ड के मतलब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आंसर आपका क्या था? एलिमनी था। पढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो पहला ऑप्शन नो एरर का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस में हमें को एरर ढूंढनी है। चलिए देखते हैं पढ़ के। इन द एंशियंट वर्ल्ड, प्राचीन काल की बात बता रहे हैं, बहुत पहले के समय में। थियरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट सी इन द स्काई। तो जो अर्थ की ओरिजिन का, पृथ्वी की उत्पत्ति, और जो दूसरे ऑब्जेक्ट जो आसमान में दिखाई पड़ते हैं इनकी उत्पत्ति की जो थियरीज थी वर सर्टेनली मच लेस कंस्ट्रेंड। वो निश्चित रूप से इस समय से कम ज़्यादा सर्टेन थी। तो ये जो वर लगा है वर सर्टेनली मच लेस कंस्टेंट, ये किसके लिए लगा है? थियरीज के लिए। और थियरीज क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए वर तो ठीक है, मतलब वर्ब में कोई मिस्टेक नहीं आई। अब ये देखो कि कह रहे हैं कि वो सारे ऑब्जेक्ट पृथ्वी और वो सारे ऑब्जेक्ट जो स्काई में दिखाई पड़ते हैं। तो अब ये बताओ ऑब्जेक्ट्स के साथ अगर सी लगा दोगे तो इसका मतलब हो गया ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, अर्थ और वो सारे ऑब्जेक्ट्स आकाश में देखते हैं। आकाश में ये देखते हैं कि दिखते हैं? तो ये आकाश में दिखाई देते हैं, ये आकाश में देखते नहीं है, दिखते हैं। तो ये जो सी लिखा है इसकी जगह पर क्या होगा? सीन इन द स्काई। सीन इन द स्काई मतलब क्या हुआ? ये हमको पास्ट पार्टिसिपल के रूप में चाहिए, एडजेक्टिव के रूप में यूज कर रहे हो, जो आसमान में दिखते हैं, विशेषता बता रहे हो। तो पास्ट पार्टिसिपल होने का मतलब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चाहिए। अगर इसको डिटेल में लिखना होता तो क्या लिखते कि द ओरिजिन, थियरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट्स, मतलब पृथ्वी और जो दूसरे ऑब्जेक्ट हैं जो आसमान में देखे जाते हैं, तो जिसके लिए आप लिखते तो क्या लिखते? विच आर सीन इन द स्काई, जो आसमान में देखे जाते हैं। तो यही इन्होंने विचार हटा दिया, क्या लगा दिया? सीन इन द स्काई। तो सी इन द स्काई ना होके सीन इन द स्काई होना चाहिए। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ सीन क्यों होगा। तो ठीक है, ये सी गलत हुआ, सीन होना चाहिए। आपका आंसर थर्ड वाला होगा। चलें आगे बढ़ें। चलो आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। इसमें 4 वर्ड हैं, एक ही वर्ड के 4 अलग अलग ढंग से स्पेल किया गया है एक ही वर्ड को। तो कौन सा वर्ड है, कौन सी स्पेलिंग इसकी है जो करेक्ट है? और रिसिप्रोसिटी, रिसिप्रोकल से बना हुआ है। ये वर्ड जो बना है किससे बना है? रिसिप्रोकल से, RECIPROCAL। रिसिप्रोकल को दूसरे वर्ड में कह सकते हो म्यूचुअल।
म्यूचुअल मतलब क्या होता है, आपसी होता है, पारस्परिक होता है, एक दूसरे से, तो वो होता है। रिसिप्रोकल से बना है, रिसिप्रोकल से बना है तो रिसिप्रो तक तो यही होगा। अब इसमें से CAL हटा दो, RECIPRO, जहाँ आपको RECIPRO मिल रहा है, RECIPRO यहाँ मिल रहा है, RECIPRO यहाँ भी मिल रहा है, RECIPRO यहाँ डबल R हो गया, गलत होगा, RICE हो गया, ये गलत हो गया। आपके पास दो ऑप्शन बच रहे हैं। अब SITY होगा या CITY होगा, तो बताओ क्या होगा। तो रिसिप्रोसिटी में रिसिप्रोकल होता है ना, रिसिप्रोकल से बना है, तो इसमें C लगा हुआ है। C लगने का मतलब क्या हुआ, हमें CITY वाला चाहिए, तो ये वाला होगा, SITY वाला गलत हो जाएगा। रिसिप्रोकल से बनाएगा तो रिसिप्रोसिटी में CAL का CITY हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा आपका, थर्ड वाला, सॉरी सेकेंड वाला होगा। अब समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन। तो ये अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है। फिर से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, उसमें पूछा था करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ, अब पूछ रहे हैं इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। आओ देखते हैं। स्पेक्टेकुलर, स्पेक्टेकुलर का मतलब क्या होता है, बहुत ही शानदार, ग्रैंड होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल। जैसे कहते हैं स्पेक्टेकुलर सीन, क्या शानदार दृश्य है। तो स्पेलिंग इसकी करेक्ट है, फिलहाल ये आंसर नहीं होगा। प्रीसियंट, प्रीसियंट गलत होता है बेटा। देखो साइंस की स्पेलिंग क्या होती है, SCIENCE होता है, तो इसी साइंस से बना है CNTA। तो साइंस मतलब क्या होता है, जरा आप बताओ हमको। SCIENCE, इसका मतलब क्या होता था, ज्ञान होता था। ठीक है, तो जब हम इसको SCIENT कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है। ठीक है, और उसमें प्री लगा हुआ है। प्री का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ को पहले से ही जान जाता है, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है जब हम उसको पहले से ही जान जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रीसियंट कहते हैं। भविष्य को देख लेने वाला, या जिसको भविष्य के बारे में पता चल गया, जिसको भविष्य का ज्ञान हो गया हो, उसको हम लोग कहते हैं भविष्य दृष्टा, मान लो इनको, प्रीसियंट को। तो स्पेलिंग इन्हीं की गलत हुई है, तो आंसर तो यही होगा। अब और आगे बढ़ना चाहते हो तो बढ़ लो। डिम्यूनिटिव मतलब क्या होगा, डिम्यूनिटिव का मतलब होता है बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही शार्ट कह सकते हो, माइक्रो टाइप में चला जाएगा ये, अत्यंत छोटा। और टेक्टोनिक, टेक्टोनिक होता है मतलब आर्किटेक्चरल हो जाता है, जैसे आप कह सकते हो ना भवन निर्माण से संबंधित, पुल निर्माण, पुल बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, घर वगैरह बनाना, तो ये घर वगैरह के बनाने से रिलेटेड होता है टेक्टोनिक। ठीक है, चलो तो ये पांचवा क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके। अब आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा क्या कह रहे हैं, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ये देखा नो इम्प्रूवमेंट लिखा है, ऑप्शन देख लो, फिर यहाँ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन दिया है, दैट मीन्स कि जो पोर्शन अंडरलाइन किया गया है उसमें अगर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो करो, अगर गुंजाइश नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट तो दिया ही है इसमें। ठीक है, दिक्कत तब होती है जब नो इम्प्रूवमेंट नहीं दिया होता है। चलो पढ़ते हैं। अंडर कवर ऑफिसर्स, अंडर कवर ऑफिसर क्या होता है आप लोग जानते होंगे, मूवी देखते होंगे तो आपको पता होगा अंडर कवर ऑफिसर क्या होता है। नहीं जानते होगे तो मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा। अभी मैं इस उम्मीद में आगे बढ़ जा रहा हूँ कि यू नो व्हाट इज अंडर कवर ऑफिसर। ठीक है, तो अंडर कवर ऑफिसर वर सेंट टू गैदर इंफॉर्मेशन। तो जो अंडर कवर ऑफिसर होते हैं उन्हें अपराधियों के गिरोह में, मतलब एक अपराधी की तरह से शामिल करवा दिया जाता है, किसी तरह वो शामिल कर लेते हैं। तो वहाँ से अंदर जाके वो क्या करते हैं, वहाँ से जानकारियाँ इकट्ठा करके भेजा करते हैं। एंड दे गेव एविडेंस, ये ऑफिसर्स लिखा है ना, ऑफिसर्स के लिए क्या लिखा है, दे लिखा है, तो ठीक है। दे गेव एविडेंस इन कोर्ट फ्रॉम बिहाइंड सीन्स। अब ये पर्दे के पीछे, बिहाइंड स्क्रीन का मतलब क्या हुआ, पर्दे के पीछे वो कोर्ट में एविडेंस देते हैं, लोगों के सामने आके नहीं, कहीं उनकी पहचान न खुल जाए और पता लगा कि अंडरवर्ल्ड वाले उनके दुश्मन बन जाएं। तो इसलिए वो जो अंडर कवर ऑफिसर्स हैं, वो जो सूचनाएं लाए हैं, वो कोर्ट में बिहाइंड द स्क्रीन जो सारे एविडेंस देंगे, ओपन होकर के नहीं। न्यूज़पेपर में पता लगा छप वप गया, उनकी फ़ोटो छप गई तो अंडरवर्ल्ड वाले मार डालेंगे। ठीक है, तो इसलिए वो बिहाइंड स्क्रीन देते हैं।
क्यों ऐसा करते हैं? टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी। टू प्रोटेक्ट का मतलब क्या हुआ? बचाने के लिए। अब देयर किसके लिए लगा? दे के लिए। तो अगर दे सही है तो देयर भी सही है। आइडेंटिटीज का मतलब अपनी पहचान को छुपाने के लिए। तो ठीक है, इसमें तो कोई गलती नहीं आई। नहीं गलती आई तो दूसरा वाला लगा दो। अब इन्होंने ऑप्शन क्या दे रखे हैं, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, जो हमने पढ़ के देखा उस हिसाब से जो सेंटेंस वहाँ पे जो पार्ट लिखा हुआ है वो एकदम से करेक्ट है। अब आप जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको क्लियर करना चाहते हो तो मैं यहाँ समझा सकता हूँ। टू प्रोटेक्टिंग, देखो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म नहीं आती, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ लिखा है फॉर प्रोटेक्टिंग हिज आइडेंटिटी। अगर ये हिज लगाओगे तो किसके लिए लगाओगे? अंडर कवर ऑफिसर्स हैं, दे हैं, और यहाँ पर भी दे लगा हुआ तो हिज नहीं लग पाएगा, प्लूरल है। अच्छा, इन प्रोटेक्टिंग, अच्छा इन प्रोटेक्टिंग नहीं होगा, प्रोटेक्ट करने में नहीं, प्रोटेक्ट करने के लिए, तो अब इन नहीं लगा सकते हो। तो बस देखो तीनों गलत निकल गए ना, तीनों गलत निकल गए, तो फिर वही आया कि आपको नो इम्प्रूवमेंट ही लगाना है। चलिए, हालांकि एग्जाम में इतना टाइम आपको नहीं वेस्ट करना, आपने चेक करके देखा सही है तो आगे बढ़ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है? देखो इन्होंने कहा कि मीन्स द सेम एज गिवन वर्ड। मीन्स द सेम का मतलब क्या हुआ? आपको यहाँ बताना है साइनोनीम। साइनोनीम किसका बताना है? फटीग का। तो व्हाट डू यू मीन बाय फटीग? फटीग वर्ड है, इसका मतलब होता है थकान। ठीक है ना, जब आप बहुत देर तक काम करेंगे और आपको कमजोरी महसूस होने लगी, तो आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है, थकान, या बीमारी की वजह से थकान महसूस हो या बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से थकान महसूस होती है, तो उसको हम फटीग कहते हैं। चलो, तो क्लमजी का मतलब क्या हुआ? एकदम से बेढंगा, बेसहूर, फूहड़ कह सकते हो। टायरनेस का मतलब होता है थकान, तो ये ले लो आप। स्टेबल माने स्थिर होगा, फ्रेश माने ताज़ा होगा। फ्रेश क्या होगा? एक एंटोनिम हो जाएगा ना, उसका अपोजिट हो जाएगा। तो टायरनेस, टायरनेस का मतलब क्या होता है? थकान। यहाँ भी होता है टायरनेस मतलब थकान, टायर्ड होता है, फटीग होता है। और एक वर्ड होता है थके हुए के लिए, वीयरी, WEARY, वीयरी मतलब भी होता है थका हुआ। एग्जॉस्टेड एक वर्ड होता है, EXHAUSTED, एग्जॉस्टेड, जिसके अंदर एकदम से एनर्जी ना बची हो, पूरी तरह से थक के चूर हो चुका हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में ग्रामेटिकल एरर। ठीक, नो एरर नहीं दिया है, तो यू विल हैव टू फाइंड आउट एन एरर। आपको एक एरर पता ही करनी है क्योंकि नो एरर ऑप्शन में नहीं है। चलो, इट इज ऑफन सेड दैट, ऐसा अक्सर कहा जाता है कि द वे टू द मैन हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि आदमी के दिल का जो रास्ता है ना, उसके पेट से होकर के जाता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दिस? ऐसा कहने से क्या मतलब है कि आदमी के दिल का रास्ता पेट से होकर के जाता है? दैट मीन्स कि किसी आदमी को अच्छा अच्छा खिलाओ, खूब स्वादिष्ट बढ़िया बढ़िया खिलाओ। अगर आप किसी का आदमी को बहुत अच्छा खिला दोगे तो उसके दिल के करीब पहुंच जाओगे। ठीक है, ये कहावतें हैं, आजकल वो सब चलता वलता नहीं है। ठीक है, तो ये सोच के मत चलिएगा कि किसी को इम्प्रेस करना है तो उसको बढ़िया बढ़िया खिला डालें, लोग खा के खिसक लेंगे। चलो, यहाँ द वे टू मैन हार्ट, ये जो लिखा है टू द मैन हार्ट, एक तो ये मैन कॉमन सेंस में यूज किया गया, यूनिवर्सल सेंस में, ये पूरी दुनिया के आदमियों के लिए बोला गया। तो जब मैन वुमेन जनरल सेंस में यूज किया जाता है तो उसके पहले दा नहीं लगता। दूसरी बात, मैन का हार्ट है ना, आदमी के दिल का रास्ता, तो ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए मैन्स हार्ट। ठीक है, तो पहले तो आप मैन में अपॉस्ट्रोफी लगाओगे, दूसरा उसके पहले से दा हटाओगे, तो दो गलतियां हैं। ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? दूसरा वाला। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ें। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं कि ये फिर से अब बताओ ग्रामेटिकल एरर। अच्छा जी, ठीक है, इनमें भी आते हैं। सेल हर फ्लाइट गेट कैंसिल्ड, सेल हर फ्लाइट गेट कैंसिल्ड, उसकी फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी। आगे लिखा है कि योर मदर सेज, योर मदर सेज का मतलब क्या हुआ? आपकी मम्मी ऐसा कहती हैं। आगे लिखा है कि सी विल सेंड यू अ मैसेज, तो वो आपको एक मैसेज भेजेंगी। ओहो, तो ये सेल नहीं हो जाएगा। तो सेल लगाओगे तो इसका मतलब होगा क्या उनकी फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी। आपकी मम्मी कहती हैं कि तो आपको मैसेज भेजेंगी।
तो यहाँ क्या की कोई बात नहीं है, यहाँ होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था कि यदि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है, अगर उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाएगी तो वो आपको मैसेज भेजेंगी। तो यहाँ हमें अगर के सेंस में, यदि के सेंस में कुछ लगाना होगा तो शैल की जगह पर क्या लगा सकते हो, अगर मॉडल वर्ब में ही लगाना चाहते हो तो लगेगा शुड, और अगर कंडीशनल यूज करना चाहते हो तो लगेगा इफ़। ठीक है, तो ये जो आपको लग रहा होगा कि ये शुड कैसे लग गया, भैया कभी कभी शुड जो है ना वो इफ़ की तरह यूज होता है। जैसे आई एम रेडी, सॉरी रोडी बोल दिया, आई एम रेडी टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग, शुड यू नीड माई हेल्प। शुड यू नीड माई हेल्प का मतलब क्या, इफ़ यू नीड माई हेल्प। तो इन प्लेस ऑफ, एट द प्लेस ऑफ इफ़ यू कैन यूज शुड, तो इफ़ की जगह पर आप शुड यूज कर सकते हो। आपको ताजुब लग रहा होगा ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो नहीं देखा। अरे भैया बहुत कुछ अभी नहीं देखे हो, बहुत कुछ नया देखोगे, अंग्रेजी पढ़े हो तो पूरी। हाँ, ये अलग बात है कि इफ़ के सेंस में शुड का यूज रेयर है, मतलब 1000 लोगों में से 1000 सेंटेंस में कहीं एक आध सेंटेंस मिलेगा शुड का यूज इफ़ की जगह पर, मिलता बहुत कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है या वो होता नहीं है। तो शुड इफ़ की जगह यूज करते हो। यहाँ जो शैल लगा हुआ है वो पूरी तरह से गलत है, उसकी जगह पे आप चाहे शुड लगा दो, आपकी मर्जी इफ़ लगा दो। फिलहाल हमें गलती ढूंढनी है, तो शैल, यूज ऑफ शैल इज इनकरेक्ट इन दिस सेंटेंस। ठीक, यहाँ पे शैल का यूज गलत है, इफ़ चाहिए था। आगे बढ़े हम लोग आंसर में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो खाली जगह दी हुई है, लिखा योर ब्रदर इज डैश इंटेलिजेंट दैन योर फादर। आपका भाई आपके पिताजी से डैश इंटेलिजेंट है, और यहाँ क्या लिखा, दैन लिखा। दैन लिखने का मतलब यहाँ क्या चाहिए हमको, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या लगेगा, मोर इंटेलिजेंट दैन योर फादर। मोस्ट लग नहीं पाएगा, दैन के साथ में ना मस्ट लगेगा ना मैनी लगेगा, दैन के साथ में कंपैरेटिव डिग्री लगती है, एक ऑप्शन के सिवा कोई चांस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 में PQRS PQRS नहीं, अब की बार ABCD में दिया हुआ है, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। और देखते हैं कि कौन सा इसमें पार्ट, सी वाला, बी वाला, ए वाला, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। सिंगल सेंटेंस अरेंजमेंट है, मतलब there are not many sentences of a paragraph but there are many parts of a single sentence। तो सेंटेंस अरेंजमेंट करो भैया, चलो पढ़ के देखते हैं। स्टूडेंट्स और एक्सपेक्टेड, स्टूडेंट से उम्मीद की जाती है। एक्सपेक्टेड के बाद जो भी काम करोगे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यानी ए के बाद डी लगेगा, पक्का है। तो ए डी का कम्बिनेशन श्योर जरा ढूंढो कहाँ पे, ए डी यहाँ पे नहीं है, ए डी यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ पर है ए डी, और ए डी यहाँ पर नहीं है, और ए डी यहाँ पर है। ठीक है, दो ऑप्शन मिल गया हमको ए डी वाले। तो डी में क्या लिखा है, टू नो द फार्मूलाज एंड प्रिंसिपल्स, फार्मूलाज एंड प्रिंसिपल्स। अब इसके बाद क्या होगा, स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस। तो मतलब क्या हुआ, ये स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस कहाँ लगेगा, ए डी के बाद लगेगा बी लगाना पड़ेगा। तो ए डी बी जहाँ होगा, ये देख लो दोनों में, यहाँ भी ए डी बी दिया है, यहाँ भी ए डी बी दिया हुआ है। अब देखना है कि सी पहले लगेगा कि सी बाद में लगेगा, फंस गया मैटर। तो सी देखो लिखा है कि हैविंग रीच्ड हायर क्लासेस। हैविंग रीच्ड हायर क्लासेस का मतलब क्या हुआ, ऊंची क्लासों में पहुंच जाने के बाद। जैसे आपने 6th 7th में कुछ फार्मूले पढ़े थे, जब आप 9th में पहुंच जाएंगे तो ये उम्मीद की जाएगी कि आपको 6th 7th में पढ़े हुए फार्मूले याद रहने चाहिए। तो इसका मतलब हैविंग रीच्ड हायर क्लासेज, ये हमें शुरुआत में लगाना पड़ेगा, बाद में नहीं लगा सकते। तो ये लास्ट में सी नहीं होगा, स्टार्टिंग में सी होगा, ठीक है ना, इसलिए दूसरा वाला हुआ। तो हम सोच रहे थे कि स्टार्टिंग, दो कनेक्शन मिल जाए तो ऑप्शन मिल जाएगा, मिला तो ऑप्शन लेकिन दो दो में था, तो ठीक है, कभी कभी लग जाता है, कभी कभी एक बार में काम बन जाता है, कभी कभी नहीं बनता, चलता रहता है, ठीक है, हमेशा थोड़े में जुगाड़ बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो ये खाली जगह भरनी है। सेंटेंस पढ़ के देखो, लिखा है द प्रॉब्लम एट लीस्ट फॉर दोज, द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे इन्होंने देखो ये कामा लगाया, ये कामा लगाया है, तो इसको मान लो एक स्पष्टीकरण देने के लिए, एक क्लैरिफिकेशन देने के लिए लगा दिया इन्होंने कहा द प्रॉब्लम, मेन चीज़ है, द प्रॉब्लम इज दैट नाइदर ऑफ दीज होटल्स डैश अ बीच। अब खास तौर से प्रॉब्लम किसके लिए, इन्होंने कहा एटलीस्ट फॉर दोज हॉलीडेइंग इन जिब्राल्टर। जिब्राल्टर खाड़ी है,
तो इन्होंने कहा कि जो प्रॉब्लम है, और ख़ास तौर से कम उनके लिए जो लोग उस समय जिब्राल्टर में छुट्टियां मना रहे थे, ख़ास तौर से उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि नाइदर ऑफ दीज होटल्स, ये जितने होटल है उनमें से एक भी होटल में क्या नहीं है, होटल्स डैश अ बीच, किसी भी होटल में बीच नहीं है। मतलब अब देखो, नाइदर ऑफ द दीज होटल्स, हैविंग लगेगा नहीं क्योंकि मेन वर्ब है। मेन वर्ब होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो दैट लग गया ना, दैट के बाद ये सेंटेंस अलग हो गया, तो हमें यहाँ मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब का मतलब हुआ हैज, हैव, हैड में से कुछ लगाना चाहिए था हमको, और हैड लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे इज लगा हुआ। इज लगने का मतलब सेंटेंस प्रेजेंट में आ रहा है, सेंटेंस प्रेजेंट में आने का मतलब आपको हैड हटाना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन क्या है, हैज का और हैव का। हैज या हैव का ऑप्शन है, तो यहाँ लिखा नाइदर ऑफ दीज। तो जब आप नाइदर से स्टार्ट करते हैं, नाइदर ऑफ दीज, देखो ईच ऑफ, एनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, ऐसा कुछ होता है सेंटेंस सब्जेक्ट के पहले, तो हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो यहाँ पे हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मैटर था, उसी से रिलेटेड है। अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन, जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक लिंक आपको मिल जाएगा। तो जब एक वीडियो का अगर आपको लिंक मिल जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो पूरे चैनल पे आप जा सकते हो। नहीं तो आप चैनल पे ढूंढ लो, उसमें प्लेलिस्ट बनी होगी, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी होगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, तो आप उसको ढूंढ लो, उसको देख लो पूरा। अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है, या अभी जो मैंने इसमें समझाया आपके सामने बोला था कि एनी ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, ये सब कुछ लगा होता है सब्जेक्ट के पहले, तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगती है। अगर आपको लगा कि हमको समझ में आ गया तो ठीक है, अगर इस तरह की और सारी चीज़ें जानना हो तो वो वीडियो देख लो, 2-3 वीडियो हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो द बेस्ट है, तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में क्या कह रहे हैं भाई, देखो यहाँ फिर अंडरलाइन किया हुआ है कुछ पोर्शन, और इसके लिए देखो दूसरे में नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन भी दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंडरलाइन किया हुआ है उसकी जगह पर क्या गलती है, आप ढूंढिए इसको, ठीक। चलो सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा क्योंकि गलती हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है इसमें, ठीक है। भाई ये कौन कॉल कर रहा है इसमें, ठीक है, आ जाओ। बुक्स कॉस्टिंग मनी एंड रिक्वायरिंग द यूजर टू रीड देम फॉर द आइडिया टू स्प्रेड। अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए, अपने उसमें जो विचार लिखे हैं उनको फैलाने के लिए किताबों को क्या ज़रूरत होती है कि ऐसे यूजर जो उस पर पैसा खर्च करें, कॉस्टिंग मनी। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कोई मेन वर्ब तो अभी आई ही नहीं, बुक्स के साथ यही लगा दिया इन्होंने सीधे सीधे उठा के, तो ये तो मेन वर्ब है ना हमारी, और अगर ये मेन वर्ब है तो सीधे वर्ब की एनजी फॉर्म में कैसे आ सकती है भाई। ये सेंटेंस एक थ्योरी से रिलेटेड है। थ्योरी जैसे हम कहते हैं कि किताबों को अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए ऐसे यूजर्स की ज़रूरत होती है जो पैसे खर्च कर सकते हों, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा क्योंकि एक बार का कार्य तो है नहीं, बुक्स के नेचर के बारे में बता रहे हैं, एक जनरल थ्योरी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में होने का मतलब हुआ चूँकि बुक्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लगा के छोड़ दें तो क्या होगा, बुक्स कॉस्ट्स मनी। देखो किताबों में पैसा लगता है ना, किताब खरीदोगे सस्ती तो मिलती नहीं, तो बुक्स कॉस्ट मनी एंड रिक्वायर, और उन्हें डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट होती है यूज़र की जो उनको पढ़े, ठीक है। तो कॉस्ट एंड रिक्वायर, तो ये पहला वाला जो लिखा हुआ बुक्स कॉस्ट मनी एंड रिक्वायर द यूज़र, ठीक। अब यहाँ पे देखो कॉस्ट मनी एंड रिक्वायरिंग, एंड के पहले अगर कॉस्ट लगा देंगे बाद में रिक्वायरिंग लगा देंगे तो गलत हो जाएगा ना, अलग अलग फॉर्म में नहीं चाहिए। यहाँ पे कास्टिंग लगा दिया या रिक्वायर लगा दिया, देखो एंड से जुड़ा है तो होगा तो दोनों एक फॉर्म में, या तो दोनों फर्स्ट फॉर्म या तो दोनों एनजी फॉर्म। दोनों एनजी फॉर्म होगा नहीं क्योंकि गलत हो गया, दोनों फर्स्ट फॉर्म में चाहिए तो पहला वाला ऑप्शन हो पाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं, एक ईडीएम दिया हुआ है, उस ईडीएम का मतलब बताओ। तो ईडीएम क्या दिया है, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। तो जब मैं इसको पढ़ रहा था ना तो मुझे दिख गया, तभी मुझे समझ में आ गया, इसीलिए हंसी आई थी। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, च्यू का मतलब क्या हुआ, चबा सकना। तो मतलब आप जितना चबा सकते हो, जितना आप मतलब जितने में आपका मुंह चल पाएगा उससे ज़्यादा बड़ा निवाला आपने काट लिया। कभी कभी होता नहीं कि कोई आदमी खिला रहा है तो लालच में आदमी इतना मुंह भर के इतना खा लेता है कि बाद में मुंह बंद हो जाता है, मुंह चलता नहीं है। इसका मतलब हुआ कि आप ऐसा काम ले रहे हैं अपने हाथ में, कोई ऐसा प्रोजेक्ट ले रहे हैं जिसको आप पूरा ना कर पाएंगे, जिसको आप कंप्लीट या फिनिश नहीं कर पाएंगे,
ठीक है। तो चलो यहाँ लिखा है टू टेक एन प्रोजेक्ट दैट यू कैन नॉट फिनिश, एक ऐसा प्रोजेक्ट आप ले लिए जो आप पूरा नहीं कर पाओगे, तो ये तो ठीक तो है यहाँ पे। टेकिंग क्रेडिट फॉर समवन एल्स बिल्कुल नहीं होगा। समथिंग कंसिडर्ड टू इनसिग्निफिकेंट महत्व से रिलेटेड नहीं है। बीइंग ट्रीटेड एट द सेम अनप्लीजेंट वे नहीं, ये भी नहीं होगा। ये पहला वाला ही हो पाएगा, सबसे सटीक और यही है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में। तो देखो जरा 15 क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें कह रहे हैं, ये देखो नो इम्प्रूवमेंट यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि जो अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन है वहाँ अगर कोई गलती है तो उसकी जगह पे सही क्या होगा, अगर वो सही है तो कोई बात नहीं, पढ़ना पड़ेगा। देखो लिखा है ही वॉज वन ऑफ मोस्ट रेस्पेक्टेड जनरल्स बिकॉज ऑफ हिज केयर फॉर द मैन एंड हिज रिकॉर्ड एज अ फाइटर। ठीक, तो चलो उनकी तारीफ में नहीं जाएंगे। ही इज वन ऑफ मोस्ट रेस्पेक्टेड जनरल्स। बेटा देखो हम कभी बताए थे कि वन ऑफ के बाद जब भी हम कोई प्लूरल नाउन लगाते हैं तो दा लगाते हैं, तब जाके प्लूरल काउंटेबल नाउन लगता है। अगर दा नहीं आएगा तो पजेसिव आ जाएगा। जैसे हम कहें कि वन ऑफ माई बेस्ट स्टूडेंट्स, अगर माई नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स हो जाएगा, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लगता है, सुपरलेटिव डिग्री आ गई। उसके पहले में दा लगाना होगा, मोस्ट के पहले दा लगाना चाहिए था, तो मोस्ट के पहले यहाँ भी दा नहीं लगा है, मोस्ट के पहले यहाँ दा तो लिखा है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्ट लिख दिया ना, रिस्पेक्टेड होना चाहिए था, तो यहाँ लिखा द मोस्ट रिस्पेक्टेड जनरल्स, ये चौथा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो हुआ क्या, देखो गड़बड़ इन्होंने क्या की है, एक में इन्होंने मोस्ट रिस्पेक्टेड जनरल लिख दिया, तो जनरल नहीं, ये होना क्या चाहिए था, जनरल्स होना चाहिए था, दूसरे इसके पहले दा लगना चाहिए था, गलत ये हो गया। अच्छा ये हो नहीं सकता, यहाँ पे द मोस्ट लिखा तो, लेकिन जनरल्स भी लिखा, लेकिन यहाँ रिस्पेक्ट को इन्होंने ईडी हटा दिया, तो ये एडजेक्टिव नहीं हो पाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा। तो अब आपके पास एक चारा बचा है, चौथा वाला। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। तो 16 में क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन नो एरर लिखा हुआ है, इसका मतलब हम आगे इसको पढ़ के देखते हैं। देखो लिखा हुआ फ्यूअर देन 1% ऑफ अर्थ्स वाटर इज अनसाल्टेड एंड अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इन्होंने कहा अर्थ पे जितना भी पानी है उसका 1% से भी कम ऐसा है जो अनसाल्टेड है, जो खारा नहीं है और जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, आदमी के उपयोग के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ जो फ्यूअर लिखा है, फ्यूअर बच्चा किस में आता है, नंबर में आता है। फ्यू हम उन चीज़ों के पहले लगाते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, तो फ्यूअर देन 1% ऑफ अर्थ वाटर, वाटर के लिए लगा इन्होंने। वाटर क्या है भैया, अनकाउंटेबल नाउन है, हम वाटर को गिन नहीं सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या हम नंबर लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पहले हमें अनकाउंटेबल नाउन के पहले हमें लिटिल का चाहिए कुछ जो क्वांटिटी बताए। अच्छा लिटिल है, अब यहाँ पे दैन भी लगा हुआ, तो लिटिल ना लग के क्या लगेगा, ये लगेगा लेस दैन। ठीक है, इंप्रूवमेंट होता तो क्या होता है, लेस दैन 1% ऑफ अर्थ्स वाटर इज अनसाल्टेड। फिलहाल आपको गलती ढूंढनी थी, इंप्रूवमेंट तो करना नहीं था, तो गलती किसमें है, जो फ्यूअर दैन लिखा है वो गलत है। अगर इंप्रूवमेंट करने को कहते तो क्या होता, लेस दैन हो जाता। ठीक है ना, चलें आगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहे हैं, वन वर्ड वही द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रुप ऑफ द गिवन वर्ड, ये लिखा हुआ है, इसके बदले में एक वर्ड लगाओ। देखो लिखा है एन ऑफिशियल पार्डन। ऑफिशियल पार्डन मतलब क्या हुआ, एक मतलब ऑफिशियल क्षमा हो जाती है फॉर पीपल हु हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंस। कोई पॉलिटिकल गलती कहते हैं, ऐसे देखा हो नेताओं में देखा होगा ना, मतलब कुछ बोल देते हैं जो मन में आया, भड़ाक से कुछ बोल दिया जो मुंह में आया, उसके बाद 2-3 बार लोगों को बुरा लगता है, तो जो लोग मतलब ट्रोल करना शुरू करते हैं, आपत्ति जताना शुरू करते हैं, तो आके स्क्रीन पे बोलेंगे ना कि मतलब मेरा इरादा तो ऐसा नहीं था कि किसी की भावनाओं को दुख पहुंचाना, पर अगर किसी की भावनाओं को दुख पहुंचा है तो मैं सबसे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगता हूं। तो ये एक तरह से मतलब वही हो गया, सार्वजनिक माफ़ी मांग लेते हैं। ठीक है, मतलब जो कहना था वो कह चुके, बाद में माफ़ी मांग ले रहे हैं, ये होता है। इसको हम लोग जानते हो कहते हैं ना, एमनेस्टी कहते हैं। एमनेस्टी मतलब सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना, पब्लिकली माफ़ी मांगना। आंसर तो आपका हो गया एमनेस्टी। अब और वर्ड देखो,
एक्सोनरेशन लिखा हुआ है। एक्सोनरेट करना क्या होता है बताओ, एक्सोनरेट करना क्या होता है बताओ, EXONERATE। एक्सोनरेट मतलब होता है दोष मुक्त करना। दोष मुक्त करना का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने मेरी चॉकलेट चुराई है, ठीक है, बाद में पता लगा कि ये चॉकलेट मेरे ही बैग में है, तो आपने गलती नहीं की थी, मैंने आपके ऊपर आरोप लगाया था, बाद में कहूँगा कि नहीं वो गलत नहीं है, उन्होंने चोरी नहीं की थी। तो जब हम किसी को उस पर लगाए गए आरोप से मुक्त करते हैं, उसको कहते हैं एक्सोनरेट। दूसरा वर्ड इसका क्या होता है, इसको कह सकते हो एक्सटॉल, सॉरी एक्सटॉल, हाँ, ये होता है दोष मुक्त करना किसी को, ठीक है। डिक्रिमिनलाइज हो जाता है, किसी को अपराध मुक्त कर कह देना, ठीक है, ये होता है। एक्सक्यूज कह सकते हो। तो एक्सोनरेट होता है किसी को दोष मुक्त करना। अच्छा, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी तो जानते ही हो, जो हमारी शरीर की सुरक्षा प्रणाली है, क्या कहते हैं इम्यूनिटी, हाँ, शरीर मतलब बॉडी जो है बीमारियों से जो लड़ने की क्षमता होती है बीमारी की, वही है इम्यूनिटी। लिवर, हिंदी का वर्ड नहीं याद आ रहा है इम्यूनिटी का, मतलब समझ तो रहे ही होगे ना इम्यूनिटी क्या चीज़ है, इसके लिए हिंदी का वर्ड नहीं है, समय अब तुरंत नहीं आ पा रहा है मेरे दिमाग में। मतलब जो हमारे शरीर के अंदर ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट वगैरह होते हैं, तो लिम्फोसाइट या WBC जो मतलब फॉरेन बॉडी से लड़ते हैं, जो हमको बाहर वाली बीमारियों से बचाते हैं, रक्षा करते हैं, उनको हम कहते हैं, उसी ताकत को इम्यूनिटी कहते हैं। लिबरेशन का मतलब क्या होता है, देखो लिबरेशन का मतलब भी होता है मुक्ति, लेकिन किसे, गुलामी से आज़ादी होती है, ठीक है ना। तो सार्वजनिक रूप से माफ़ी ये होगी, ये हो गया गुलामी से आज़ादी, ये होता किसी आरोप से मुक्त कर देना, ये होता है रोगों से लड़ने की क्षमता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। 18 में क्या करें, ग्रामेटिकल एरर बताओ। तो ग्रामेटिकल एरर, अब इसमें एरर ढूंढनी है, क्योंकि नो एरर का ऑप्शन ही नहीं है भैया। आ जाओ। स्टार्टल्ड का मतलब क्या हुआ, सरप्राइज्ड, चौंका हुआ, भौचक्का एकदम से। तो वो व्यक्ति चौंका हुआ, क्या करता है, ही लुक्ड अराउंड, वो चारों ओर देखता है, टू लोकेट द सोर्स ऑफ द शार्प साउंड, मतलब कोई बहुत तीखी सी आवाज़ आती है, बहुत शार्प आवाज़ आती है कहीं से, तो इधर उधर चारों ओर देखता है कि मतलब आवाज़ कहाँ से आ रही है। बट वुड नॉट बी फाइंडिंग एनी, वुड नॉट बी फाइंडिंग, तो वुड नॉट क्यों लगाओगे यार, वुड नॉट बी फाइंडिंग तो लगे कंटिन्यूअस तो होगा नहीं, पर उसको कोई सोर्स मिला नहीं, तो वुड नॉट की जगह मुझे लग रहा है कि आप कुड नॉट लगाओ, कुड नॉट, और बी फाइंडिंग नहीं, कुड नॉट फाइंड, सीधे सीधे ये होगा। पर उसको कोई मतलब स्रोत, उस आवाज़ का, उस शार्प साउंड का कोई सोर्स नज़र नहीं आया, कहीं को दिखा नहीं कहाँ से आवाज़ आई होगी, तो होगा बट कुड नॉट फाइंड एनी, ठीक है ना। चलो, तो गलती कहाँ है, बट वुड नॉट बी फाइंडिंग, ये गलत है, यहाँ बट कुड नॉट फाइंड ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में वही एडियम और फ्रेज का मैटर है। लिखा है बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या हो, जैसे मान लो कोई कुत्ता है, वो किसी गलत पेड़ पर भौंक रहा है, तो गलत पेड़ पर भौंकने का मतलब सीधे से ये समझ लो कि कुत्ता किसी ऐसे व्यक्ति पर भौंक रहा है जिस आदमी ने गलत नहीं किया, जो चोर नहीं है। चोर पर भौंकेगा तब तो राइट ट्री हो जाएगा, अगर जो आदमी चोर नहीं है उस पर कुत्ता भौंक रहा है तो क्या कहते हैं उसको, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। अब ऐसे समझो उसको, जैसे किसी आदमी ने गलती की है, तो जो दोषी है, जो अपराधी है, अगर आप उस पर डाउट कर रहे हो, उस पर सस्पेक्ट कर रहे हो, तो अब ठीक है। जो आदमी गलत नहीं है, जो गिल्टी नहीं है, जो अपराधी नहीं है, जो दोषी नहीं है, अगर आप उस पर शंका कर रहे हो तो यू आर बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, ठीक है ना। अब तो क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले देखें इसका आंसर क्या, टू इग्नोर समवन, इग्नोर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बीइंग ट्रीटेड द सेम अनप्लीजेंट वे, बिल्कुल ये नहीं होगा। टू ब्लेम समवन अनफेयरली, आप किसी पे आरोप लगा रहे हैं, अनफेयरली मतलब गलत ढंग से, फॉर अ प्रॉब्लम, किसी समस्या के लिए आप गलत आदमी पर, जो उसके लिए जिम्मेदार नहीं, उस आदमी पर अगर आप आरोप लगा रहे हो तो अनफेयरली आरोप लगा रहे हो, तो ये तीसरा वाला फिट है, एकदम से सही है, ठीक है। या और देख लें, चौथा तो देखें, पहले पढ़े बिना पढ़े लगा दिए। टू बी मिस्टेकन, टू बी लुकिंग फॉर सोल्यूशन इन रॉन्ग, ओहो ये गलत हो गया यार, ये चौथा ज़्यादा सही होगा भाई, मैं मतलब सॉरी फॉर जल्दबाजी, ठीक है, ये जल्दबाजी मैंने बता दिया, ये गलत है, और होगा क्या, ये होना चाहिए।
टू बी मिस्टेकन मतलब आप कुछ गलती कर रहे हो। टू बी लुकिंग फॉर सोल्यूशंस, सोल्यूशन ढूंढने में मतलब इन द रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग प्लेस मतलब आप गलत जगह पर उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, ठीक है, ये होना चाहिए। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। तो 20 देखो, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपको अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट में देखो, पढ़ के देखते हैं। पहले लिखा है कि हाफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज नाउ अंडर लॉकडाउन ऑर्डर्स, मतलब ये 2021 का पेपर है। 2021 का फरवरी में पेपर हुआ था, तो 2021 फरवरी में होने का मतलब 2021 में भयानक चल रहा था, कोविड, बहुत लोग मर रहे थे। तो उस समय क्या था, आधी दुनिया तो क्या थी, लॉकडाउन में चल रही थी। आगे लिखा, ये सिचुएशन हो गई। आगे लिखा, एज मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वायरस हैज़ बिकम अवेलेबल, जैसे जैसे ज़्यादा जानकारी वायरस के बारे में मिलती जा रही थी, पब्लिक एडवाइजरीज हैव आल्सो शेप शिफ्टेड अकॉर्डिंगली, तो जो पब्लिक के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही थी वो भी उसी अकॉर्डिंग चेंज होती जा रही थी। देखो रोज़ आए दिन WHO की एडवाइजरी बदलती रहती थी। सी में लिखा, इट इज़ टू हेल्प फाइट 19 कॉन्टेजियन, तो ये कोविड-19 के कंटेजियन जो संक्रामक बीमारी थी उससे फाइट करने में हेल्प कर रहा था। कौन, लॉकडाउन हेल्प कर रहा था। आगे लिखा है कि दैट हैज़ पिक्ड अप, ये कोविड-19 दैट हैज़ पिक्ड अप फियरफुल पेस थ्रू द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के महीने में इसने अच्छी खासी स्पीड पकड़ ली थी, ठीक है। आगे लिखा है कि वन सच एवोल्यूशन हैज़ टेकन प्लेस ऑन द क्वेश्चन ऑफ मास्क, और इसी तरह से एक एवोल्यूशन जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के अलावा दूसरी बात बताना है कि इसी तरह का एक और एवोल्यूशन हुआ था इससे निपटने के लिए, वो था क्वेश्चन ऑफ मास्क लगाने को लेकर के। तो ये 3 में तो आपने लॉकडाउन की बात कर दी, एक में मास्क की बात कर दी, तो या तो मास्क लास्ट में कर दोगे। अच्छा नहीं, वन सच एवोल्यूशन लिखा है, इसी तरह का एक और एवोल्यूशन हुआ था, तो इसी तरह का एक और हुआ था, तो मास्क वाली बात बाद में कहेंगे हम, लॉकडाउन वाली पहले करेंगे, तो डी लास्ट में आना चाहिए हमारा। डी लास्ट में किस में है, इसमें और इसमें डी लास्ट में है, और दोनों में ही ए पहले दिया हुआ है। हाँ, हमारा काम आधा तो बन गया। हमको ये पता चला कि डी लास्ट में होगा, श्योर हो गया। और जिनके में दो में डी लास्ट में है, उनमें ए सब में फर्स्ट दिया हुआ, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये वाला हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ये हमारा लास्ट सेंटेंस है। अब बी और सी या सी और बी, ये देखना होगा हमको। तो बी या सी और बी, अब देख लेते हैं हम इसमें से कौन सा हमका हमारा होना चाहिए, बी सी या सी बी, ठीक है। बी में लिखा एज मोर इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ लिखा इट इज़ टू हेल्प कोविड-19। अब इट इज़ टू हेल्प कोविड-19 क्या हेल्प कोविड-19 कर रहा था, ये लॉकडाउन कर रहा था, तो हम सी पहले लगा लें। सी देखो लिखा है कि इट इज़ टू हेल्प फाइट कोविड-19 कंटेजन दैट हैज़ पिक्ड अ फियरफुल पेस थ्रू द मंथ ऑफ मार्च। तो इसके बाद आ जाओ कि जैसे जैसे ये पहले तो लॉकडाउन लगा दिया गया, सी वाला पहले आ जाएगा। लॉकडाउन एक उपाय था, तो लॉकडाउन के बारे में इन्होंने बता दिया सी वाला, तो सी वाला थर्ड नंबर पे, सेकेंड नंबर पे ले लेते हैं। और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती जा रही थी वैसे वैसे हम नई नई एडवाइजरी जारी करते जा रहे थे, तो इसके बाद में सी के बाद बी लगा लो, सी के बाद बी लगा लो। और उसके बाद ऐसा ही एक चीज़ आई थी मास्क के लिए, तो डी वाला लास्ट में कर लो। तो ये ठीक ज़्यादा लग रहा है, सी बी डी पे हमारा बाद में करेंगे, ठीक है। पहले क्या हुआ, लॉकडाउन ने कोविड-19 से लड़ने में मदद की। जैसे जैसे उसके बारे में और जानकारी मिलती गई वैसे वैसे नई नई एडवाइजरी जारी होती गई। उसी तरह की एक एडवाइजरी थी मास्क का यूज़ करना। अब हो गया ना हमारा काम, तो ये थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गया ना कैसे, ज़बरदस्ती तो नहीं लगाया ना मैंने, ठीक है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस किसके, आज के मतलब क्या हुआ, 19 फेब शिफ्ट नंबर 2 का था। तो ये सेट नंबर 5 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास 4 सेट्स और बचे हुए हैं, फिर 9 हो जाएंगे। तो ये डिस्कशन आप लोगों को कैसे लगे, और इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ और सलाह आप देना चाहते हो तो आपकी सलाहों का, आपके एडवाइस का वेलकम है। हम इंतज़ार करेंगे आपकी सलाह का। और स्टेनो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, स्टेनो के PDF बन गए हैं, बस डिस्कशन बना लो, 2-3 डिस्कशन बना लो, फिर आप लोगों का अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। ग्रामर भी आपको नए साल में मिलेगी, मेरा मतलब कोशिश चल रही है कि आपको जनवरी से, मतलब नए साल से ग्रामर हम देना शुरू कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा देना शुरू करें, ग्रामर और वोकैब दोनों पे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग कल वाले सेशन में, तब तक आप लोग हमें अपनी राय दीजिएगा
और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।